माइग्रेन एक तरीके का सिर दर्द है। कई तरीके के हेडेक्स होते हैं और माइग्रेन उनमें से एक। बेसिकली माइग्रेन के बार बार होने वाला सिर दर्द। क्या ऐसा कोई सिर दर्द है जो आपको बार बार होता है? इसकी मिनिमम 5 अटैक। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा खास प्रोग्राम है फिट है तो हिट है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं माइग्रेन की समस्या के बारे में। इस विषय पर हम स्पेशल बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं तीसरी पीढ़ी की वैद्य शिखा प्रकाश जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभा साक्षी में। मैम उत्तराखंड के मशहूर अस्पताल पड़ाव की मुख्य संचालक भी हैं और आज माइग्रेन जैसे विषय पर आप सभी को जानकारी देंगी। मैम जिस तरह से इस समय देखा जाए एक डेटा आया है कि 25% लोग माइग्रेन की समस्या से ग्रसित हैं। तो ये जो लोग हैं ये कैसे अपने जो माइग्रेन का दर्द है उसको समझें कि माइग्रेन का पेन है, क्योंकि सर दर्द भी होता है और माइग्रेन का भी पेन सर दर्द से ही जुड़ा होता है। तो इसमें कैसे अंतर करें और माइग्रेन क्या होता है, इसके विषय में हम आपसे जानना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने मुझे यहाँ बुलाया। एंड अगर हम माइग्रेन की बात करते हैं तो माइग्रेन एक तरीके का सिर दर्द है। तो कई तरीके के हेडेक्स होते हैं और माइग्रेन उनमें से एक है। हर एक सिर दर्द माइग्रेन नहीं होता, लेकिन माइग्रेन एक तरीके का सिर दर्द ज़रूर है। तो क्योंकि जानकारी बहुत कम है और हम उसको डायग्नोज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कोई स्कैन या कोई ऐसा टेस्ट नहीं होता जिससे हमने खून का सैंपल दिया कि पता लग गया माइग्रेन है। तो कई बार हम इसे खुद ही डायग्नोज कर लेते हैं। तो माइग्रेन कैसे होता है, क्यों होता है, किस सिर दर्द को हम माइग्रेन बोलेंगे, ये समझना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तो माइग्रेन को जब हम समझना चाहेंगे या सोचेंगे कि हमें बार बार सिर दर्द होता है, कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करें एक आम सिर दर्द और माइग्रेन वाले सिर दर्द से, तो ये कुछ प्रश्नों पे आधारित है। तो और ये जो क्वेश्चनर है वो मैंने नहीं बनाया है, इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी द्वारा बनाया गया है। और इसका जो पहला क्वेश्चन है कि बेसिकली माइग्रेन के बार बार होने वाला सिर दर्द। तो पहला सवाल इसका रहेगा, क्या ऐसा कोई सिर दर्द है जो आपको बार बार होता है? इसकी मिनिमम जो मेरे ख्याल से क्वालिफिकेशन है कि मिनिमम 5 अटैक साल भर में, मिनिमम 5 अटैक। ऐसा नहीं कि किसी को साल भर में 2 बार तेज सिर दर्द हुआ, हमने अपने आप को माइग्रेन की श्रेणी में रख लिया। तो मिनिमम 5 अटैक्स, एपिसोडिक आपको अटैक्स होने वाले, उसको हम माइग्रेन की श्रेणी में रखेंगे। तो पहली कंडीशन हमारी ये हो गई। दूसरी कंडीशन है कि कोई माइग्रेन का सिर दर्द या कोई सिर दर्द आपको शुरू हुआ है वो 4 घंटे से लेकर 72 घंटे के बीच में रहता है। यानी कोई सिर दर्द जो 4 घंटे से पहले स्वयं ठीक ना हो और 3 दिन बाद भी अगर वो चलता ही चला जा रहा है तो भी हो सकता है माइग्रेन ना हो, कुछ और परेशानी हो सकती है। तो बेसिकली 4 आवर्स से 72 आवर्स के बीच की ड्यूरेशन। फिर जब माइग्रेन होता है, किन वजह से होता है उस पर अगर बात करें तो जब माइग्रेन होगा तो या तो एक तरफ होगा या 2 तरफ होगा। इसे यूनिलैटरल या बायलैटरल की श्रेणी में रखा गया है। दूसरा, जब सिर दर्द हो तो आपको जैसे नाड़ी फड़फ रही हो, जैसे थ्रॉबिंग पेन या पल्सेटिंग पेन की भाषा में बोला जाता है, मेडिकल भाषा में, तो थ्रॉबिंग पेन या पल्सेटिंग पेन। तीसरा है कि जब सिर दर्द हो रहा है आप बोलेंगे मॉडरेट टू सीवियर है। आप ये नहीं बोलेंगे हल्का फुल्का सिर दर्द है, हम अपना काम भी कर पा रहे, नहीं। माइग्रेन के मरीज़ को सिर दर्द से तकलीफ होती है। तो मॉडरेट टू सीवियर है, आपकी प्रोडक्टिविटी में आपको फ़र्क पड़ता है। चौथा है काम करने से ही आपको बढ़ता है। तो ये 4 चीज़ें आपकी माइग्रेन के पेन का डिफरेंशिएटर हो गया नॉर्मल हेडेक से। 5वीं कैटेगरी होगी कि ड्यूरिंग अटैक आपको रोशनी से परेशानी हो रही है, आवाज़ से परेशानी हो रही है। कुछ लोग आप देखेंगे सिर दर्द होता है बोलते हैं मेरे को अंधेरे कमरे में हल्ला गुल्ला मत करो, बच्चों को दूर कर दो, टीवी बंद कर दो, किचन की आवाज़ें ना करो। तो आपको शोरगुल से और मतलब लाइट से दूर, फोटोफोबिया या फोनोफोबिया, ये सिम्टम्स मिलेंगे। और एक बहुत कॉमन सिम्टम जो मिलता है माइग्रेन के पेशेंट में वो है कि जी मिचलाना यानी नोजिया और उल्टी का हो जाना यानी वॉमिटिंग। तो नोजिया वॉमिटिंग आपको साथ में मिलेगा। तो माइग्रेन के जो सिर दर्द के जो ये स्पेशल ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये होना माइग्रेन को आम सिर दर्द से दूर करता है। इसके अलावा हमेशा, क्योंकि कोई बीमारी किसी और कारण से भी हो सकती है, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए हमेशा चिकित्सक के पास जाके उसको इवैल्यूएट कराएं। क्या पता हाइपरटेंशन के भी सिम्टम सेम हो या किसी को ट्यूमर हो, कुछ इत्यादि है, वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए कराया जाता है। मैम आपने बहुत अच्छे से बता दिया कि लक्षण क्या है, कैसे हम नॉर्मल सिर दर्द को और उसको अच्छे से जाने। लेकिन अगर किसी इंसान को माइग्रेन हो रहा है तो उसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं? क्या हमारी बॉडी उसका कारण है या हमारी लाइफस्टाइल उसका कारण है? आखिर कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमको ऐसे सर दर्द, इतना खतरनाक सर दर्द होता है? तो माइग्रेन के कई सारे कारण हैं। कुछ तो मैं पहले तो शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगी कि माइग्रेन एक समृद्ध सोसाइटी की निशानी है।
अच्छा। क्योंकि पेशेंट जो माइग्रेन के ज़्यादा दिखते हैं, मैं कहूँगी कि जो बड़े बड़े मुल्क हैं या जी। फिर बड़े बड़े शहर हैं हमारे देश में, वहाँ पे पाई जाती है। अर्बन डिजीज़ है और आज से कुछ वर्षों पहले इसका डेबिलिटी कॉजिंग जो इंडेक्स था WHO द्वारा लगभग 19th था और आज की डेट में 6th मोस्ट डेबिलिटी कॉजिंग डिजीज़ है, यानी कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, ये तीनों को इम्पैक्ट करता है। अब माइग्रेन क्यों होता है? अगर हम बात करें आज के समय में, तो हम लोग अपनी दिनचर्या, हमारी रात्रिचर्या, हमारा खाना पीना, हमारा तनाव, व्यायाम, कुछ भी आजकल मैं बोलूँगी स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल जन्य बीमारी है। दूसरा एक इसका मुख्य कारण होता है कि ये एक तरह से जेनेटिक बोली जा सकती है या फिर ये फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होती है। तो यदि आपकी मदर को माइग्रेन है तो 50% चांसेस होती है कि बच्चे को माइग्रेन होने के चांसेस हैं। और अगर दोनों पेरेंट को माइग्रेन है तो लगभग 75% चांसेस होती है कि बच्चे को माइग्रेन आए। इसके अलावा कई तरीके की आजकल बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, जैसे एक प्रूवन थ्योरी है कि जो हमारी HRT है या हार्मोन रिसेप्टर थेरेपीज़ हैं या कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, उसकी वजह से माइग्रेन होता है। खान पान के अभाव में होता है, लॉन्ग गैप ऑफ ईटिंग की वजह से माइग्रेन होता है और स्लीप डिप्रीवेशन की वजह से माइग्रेन होता है। ये कुछ कारण जो मुख्यतः दिखाए जाते हैं। जी मैम, आपने लाइफस्टाइल कहा तो आजकल सबसे ज़्यादा तनाव है। तनाव लोगों को, मतलब तनाव इवन बहुत चीज़ों का कारण है, पूरे शरीर में बदलाव का कारण है। तो क्या तनाव, आहार, ये सब कितना अपना रोल निभाते हैं मतलब माइग्रेन के पूरी बीमारी के अंदर किस तरह से अपना रोल निभाते हैं? क्योंकि मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ और आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत है वो है हमारा आहार, फिर है हमारा विहार और आचार। तो ये सभी चीज़ों से हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है या फिर शारीरिक स्वास्थ्य है, इन्हीं पर डिपेंड करेगा। तो अगर हमें लगता है कि कोई भी बीमारी हम केवल दवा खा के ठीक कर लेंगे, वो पॉसिबल नहीं होता है। तो जब तक हम अपने रहन सहन को, अपने खान पान को या अपने सोच विचार को ठीक नहीं करते, कोई भी बीमारी मेरे ख्याल से ठीक नहीं हो सकती। और अगर हम आज की भी बात करें तो जो तनाव जो आपने बात की है, तो मेरे ख्याल तनाव तो हर किसी को है। और तनाव के कई कारण मेरे हिसाब से हैं कि जब इंसान टाइम पे सोएगा ही नहीं, खाएगा ही नहीं, उसको अपने लिए चिंता ही नहीं है। उसको शायद चिंता है कि वो जो फ़ोन पे जो देख रहा है या उसका कलीग क्या कर रहा है या समाज क्या कर रहा है, उसको उसकी ज़्यादा चिंता है। तो इंसान अपने से कनेक्टेड ही नहीं है। उसको इस बात का रियलाइजेशन ही नहीं है कि सबसे पहले वो अपने शरीर का या अपना ध्यान दे। तो पहले तो जो आयुर्वेद का भी प्रयोजन है कि स्वास्थ्य व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की रक्षा करे और उसके बाद अगर बीमार पड़ जाए तो उसकी फिर चिकित्सा की जाए। लेकिन आजकल स्वस्थ रहना ही कोई नहीं चाहता। जब तक हमें बीमारी नहीं होती शायद हम सोचते नहीं कि हमें कुछ करना चाहिए। जब तक हम मोटे नहीं होते तब तक आपको व्यायाम नहीं सोचते। ये सारी चीज़ें एक के साथ एक जुड़ी हुई हैं, मेरे ख्याल से कड़ियाँ हैं। और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी अगर बनाएंगे तो ऐसी जो बीमारियाँ हैं ये मतलब इस तरह से बढ़ेंगी भी नहीं। तो अगर आपने जैसे बोला कि 25% लोगों को माइग्रेन है, तो मुझे तो लगता है कि ये हर साल बढ़ता ही चला जा रहा है। बिल्कुल। बल्कि हम बात करते हैं कि हम लोग ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं, हम लोग ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, इकॉनमी बढ़ रही है, एजुकेशन बढ़ रही है, मतलब पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ बीमारियाँ कितनी बढ़ रही हैं। तो मेरे को लगता है कि कायदे से तो समृद्धि के साथ स्वस्थ आना चाहिए, लेकिन अभी ये जो है तालमेल है गड़बड़ हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल गड़बड़। मैम, तो अज आप एक वैद्य हैं, तो आप एक मतलब संतुलित आहार किसे कहते हैं? किस तरह से हमारे दर्शक, क्योंकि हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, सोशल मीडिया पे वीडियोस होते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट बताते हैं ऐसा है वैसा है, लेकिन संतुलित आहार के बारे में लोग थोड़ा कम जानकारी देते हैं। तो आज आप हमारे व्यूअर्स को किस तरह से बताएंगे कि अगर आपको अपने लाइफस्टाइल को सुधारना है तो किन किन तरह की चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको ना शामिल करें जिससे माइग्रेन ट्रिगर होता है, तो इस तरह की चीज़ें, और कितना, क्योंकि वो जिस तरह से हम ऑफिसेज वगैरह आते हैं, बिजी होता है, कितना व्यायाम करें वो थोड़ा पर्टिकुलर होगा, तो थोड़ा सा टिप्स के तौर पे। तो पहले अगर मैं बात करूँ कि माइग्रेन होता किन्हें है जी। माइग्रेन की जो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है ये आपके 18 वर्ष से लेके 45 साल की आयु के बीच में ज़्यादा पाया जाता है। तो ये वो टाइम होता है जब इंसान एडोलसेंस की तरफ जा रहा है या कॉलेज में जाता है, जो पहली जॉब करता है या फिर अपनी मोस्ट प्रोडक्टिव एज में होता है। उस समय उसके बाद हर चीज़ का टाइम होता है सिवाय अपने खान पान का, अपने रहन सहन का। तो स्कूल में जब तक शायद बच्चे रहते हैं तब तक मम्मी भी नाश्ता करा देती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारे पास कोई टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी हैं। तो एक कारण जो सबसे सामने आता है स्किपिंग ऑफ ब्रेकफास्ट, जो कि हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट मील है।
तो माइग्रेन के जो पेशेंट्स की हम जब बात करते हैं, बहुत ज़्यादा एसिडिक उनको लगता है, बहुत ज़्यादा गैसेस डिस्टेंशन उन्हें फील होती है, पेट लगभग सभी के ख़राब रहते हैं जी। तो मेरे ख्याल से नाश्ता ना करना एक बहुत बड़ा कारण है हमारे देश में, ओके। लॉन्ग गैप ऑफ ईटिंग। और उसके बाद दूसरा करेंगे, अगर नाश्ता नहीं भी करेंगे सुबह उठ के खाली पेट चाय पी लेना, बिस्किट खा लेना, और औरतें खासकर जी। ब्रेकफास्ट ना करना मेरे ख्याल से कॉमन एक आदत बनती चली जा रही है। और नहीं भी होता तो सुबह उठ के खाली पेट एक गिलास दूध पी के लोग स्कूल भाग जाते हैं। तो पहला चीज़ जो करेक्शन मैं बोलूँगी कि अपना ब्रेकफास्ट ज़रूर करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्रेकफास्ट आप तब कर सकते हैं रात का खाना आप टाइम पर खाएंगे। बिल्कुल। तो पूरी जो दिनचर्या है आपकी, दिनचर्या भी तभी शुरू होगी जब रात्रिचर्या आपकी ठीक होगी। जी। तो समय पे सोना बहुत ज़रूरी है और रोज़ एक नियमित टाइम पे सोना बहुत ज़रूरी है। तो समय पे सोएं, समय पे उठें और अपना बायोलॉजिकल क्लॉक को ऑर्गेनाइज करें। ओके। कोई ऐसा मंत्र नहीं होता, कोई ऐसी दवा नहीं होती, कोई ऐसा काढ़ा नहीं होता जिससे आप ठीक हो जाएं। तो कई बार हमें लगता है कि शायद हम एक शॉर्टकट मार लेंगे हम ठीक हो जाएंगे, बट ओवरऑल बॉडी को रीसेट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने मरीज़ों को यही बताती हूँ कि आप टाइम पे सोएं और टाइम पे उठें, 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। स्लीप डिप्रिवेशन माइग्रेन को जरूर ट्रिगर करेगा। जी बिल्कुल। और सोने से 1-1.5 घंटे पहले आपका जो बेस्ट फ्रेंड है आज के समय में, जो आपका गैजेट है, आपका फ़ोन है, आपका टीवी है, आपका नेटफ्लिक्स है, कोई भी चीज़ है, उसको थोड़ा सा दूर रखें। ओके। क्योंकि आप जितना ज़्यादा ब्लू लाइट के संपर्क में आएंगे उतने ज़्यादा आपकी नींद खराब होगी। सबसे ज़्यादा लैपटॉप का ही काम होता है और ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं, जो भी अभी कॉर्पोरेट वगैरह का यही हाल है। लोग खाली टाइम होता है तो रील्स का बहुत चलन है, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम। तो क्या ये हमारी आंखों पर ये सब चीज़ें असर कर रही हैं, ये माइग्रेन को ट्रिगर करती हैं? बिल्कुल करती हैं, क्योंकि जो ये स्क्रोलिंग भी है माइंडलेस स्क्रोलिंग है। आपने आज से 5 मिनट पहले क्या देखा था अभी आपको याद भी नहीं रहता है, बट हम उसको कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं। जी। तो डिसएसोशिएटेड है हम हर एक चीज़ से जो हम कर रहे हैं। खैर माइग्रेन के लिए स्क्रीन का डेफिनेटली एक इम्पैक्ट है एंड फिर आपकी आंखों में स्ट्रेन आता है, उसकी वजह से आपका पोस्चर खराब होता है, तो पोस्चरल भी इम्पैक्ट पड़ता है। एंड ऑब्वियसली आजकल हम जब ये सब चीज़ों में बिजी रहते हैं तो अपना बाकी कोई और रूटीन नहीं करते। जी। और हम लोग को अगर काम करना है, कॉर्पोरेट मीटिंग्स है, तो हम एक अपना कट ऑफ टाइम जरूर रख सकते हैं कि शायद मैं 7 बजे के बाद कोई मीटिंग नहीं कर रहा हूँ या 8 बजे के बाद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ प्लानिंग के तहत हमें करनी पड़ेगी। और हम हर चीज़ का ख्याल करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य को अगर प्रायोरिटाइज़ करना है तो कहीं ना कहीं बेसिक रूल्स हमें बनाने पड़ते हैं। तो पहले जैसे मैं बात कर रही थी, टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें। सुबह उठ के सबसे अच्छी चीज़ जो अपने लिए कर सकते हैं, हम 2 गिलास पानी पिएं, आधा लीटर पानी सुबह उठ के पिएं। और अपना दिन चाय कॉफ़ी से ना शुरू करें। ये मेरी एक हिदायत होती है हर मरीज़ के लिए। और उसके बाद उठने के 2 घंटे के अंदर नाश्ता करने की आदत ज़रूर डालें। जितना लंबा आप भूखे पेट रहेंगे उतना ज़्यादा आपको आपका एसिड परेशान करेगा। तो टाइम पे नाश्ता करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप सुबह उठ के आधा घंटा अपने लिए निकाल सकते हैं व्यायाम का, भले वॉक है, कसरत है, थोड़ी वेट लिफ्टिंग आप करते हैं, बॉडी वेट ट्रेनिंग करते हैं, योगा करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो थोड़ा किसी तरीके का व्यायाम आपके लिए ज़रूरी है। उसके लिए भी एक सिंपल सा रूल है, अगर हफ्ते में 3 से 4 दिन भी आप व्यायाम कर लेते हैं तो लगभग 150 से 200 मिनट हफ्ते भर में भी आप करते हैं तो आपके शरीर के लिए वो पर्याप्त है। ओके। ज़रूरी नहीं है कि हमें 1 घंटा जिम ही जाना है या 1 घंटा दौड़ ही लगानी है। हर दिन का छोटा छोटा एफर्ट आपके लिए वो काउंट होता है। मैम, तो ये कुल चीज़ें जो आपने हमें बताई कि व्यायाम वगैरह ये सारी चीज़ें, तो क्या ये मतलब माइग्रेन जैसी गंभीर समस्या को ठीक करने के लिए पर्याप्त है? क्या इसका कोई मेडिसिन वगैरह उपचार लेते हैं, या इसको कैसे तत्काल रूप से अगर माइग्रेन हो गया है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? माइग्रेन एक ऐसी बीमारी जिसमें ट्रीटमेंट आपको चाहिए होता है। तो जब हम खान पान रहन सहन दवा की बात करते हैं तो खान पान रहन सहन इसको शायद आपको बैलेंस करने में या इसके ट्रिगर्स को रोकने में मदद करेगा, क्योंकि एपिसोडिक हेडेक है, जैसे मैंने आपको बताया, बार बार होने वाला सिर दर्द। और इसको कैसे नापेंगे कि किस स्केल पर दर्द हो रहा है, जो हम लोग एक विजुअल एनालॉग स्केल के थ्रू असेस करते हैं मरीज़ को। कि अभी पेशेंट से पूछेंगे कि आपको 10 में से कितना पेन होगा, तो बताएगा शायद बहुत सीवियर है, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा या ड्रिप लगानी पड़ेगी, या बोलेगा शायद पेन किलर से ठीक हो जाएगा। उस हिसाब से हम उसको असेस करते आते हैं ट्रीटमेंट के दौरान। तो जब बहुत सीवियर दर्द है तो उस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते, उस समय आपको बस आइसोलेशन चाहिए या कोई पेन किलर चाहिए। ये जितने नियम और मैंने आपको ये सब बताएं, ये आपको अपनी मेंटेनेंस के लिए करना है। एक बार आपको माइग्रेन डायग्नोस हो गया है, पहले तो आप अपने ट्रिगर समझें कि किस कारण से आपका ये बढ़ता है। क्या कोई खाने की चीज़ से पर्टिकुलरली बढ़ता है, जैसे कुछ लोगों को धूप में जाने से बढ़ता है, कुछ लोग को मौसम के बदलाव से बदलता है, कुछ लोग बहुत देर तक भूखे रह गए तो बढ़ता है, किसी किसी को परफ्यूम से भी हो जाता है। और कई बार औरतों में देखती हूँ मैं कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान, पीरियड्स के दौरान अचानक उनको माइग्रेन, उनका जो साइकिल है पीरियड्स के साथ इनका अलाइन हो जाता है।
तो इस तरह के कई सारे फैक्टर्स हैं। तो उस पर्टिकुलर फैक्टर को अगर हम मतलब उससे बचें या उस दौरान प्रिकॉशंस लें तो एक उसका एस्केप हो सकता है, या फिर उस दौरान थोड़ा सा हम एहतियात बरतें तो शायद उसकी इंटेंसिटी कम हो सकती है। बाकी बीमारी गंभीर है और इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी मतलब सोशल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे अफेक्ट होती है। तो उसके लिए चिकित्सा की आपको ज़रूरत पड़ती है। और इसकी चिकित्सा 2 तरीके से की जाती है। पहला तो जब सिर दर्द होता है तो जिसको हम बोलेंगे अबॉर्टिव थेरेपी, यानी कि पेन किलर्स वगैरह सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम करते हैं, या फिर प्रोफिलैक्सिस होता है जो कि मतलब मॉडर्न मेडिसिन में हम करते हैं कि लॉन्ग टर्म उसको दवाइयाँ खिलाई जाती हैं ताकि माइग्रेन उसको हो ही ना। हालांकि इनसे कुछ हद तक आराम मिलता है, ये जड़ से ठीक नहीं होती है। जी मैम, जैसे इस समय अगर अगर हम नॉर्मल देखें, लोगों को सर दर्द होता है तो जैसे आपने स्टार्टिंग में एक लक्षण बताया कि आपको वॉमिटिंग जैसा फील होता है, ये वो, तो जनरली आजकल का घर पे ही लोग उपचार कर लेते हैं। एक पैरासीटामोल या फिर कॉम्बीफ्लेन टाइप की जो गोली पेन किलर मतलब पर्टिकुलर, वो कुछ खा लिया, रेंटेक वगैरह, पेंटॉप वगैरह जो गोली होती है खा लेते हैं, उससे तो वो शांति हो जाती है। तो क्या ये इसका मतलब जो तत्काल इलाज है, ये क्या हम सही दिशा में लेते हैं, या जो औरतें ये कर रही हैं वो सही दिशा में जा रही हैं? मुझे लगता है कि कोई भी दवा बिना कंसल्टेशन के नहीं खानी चाहिए, क्योंकि माइग्रेन में शुरू में तो हमें लगता है कि मामूली सिर दर्द है जी। अगर तो आपको इतना सीवियर नहीं होता है कि आपको बार बार पेन किलर नहीं खाना पड़ रहा तो चलिए ठीक है, किसी को भी सर दर्द हो सकता है, तनाव से हो गया, नींद की कमी से हो गया, लेकिन साथ में अगर सब सिम्टम्स हैं तो उसको आप कंसल्ट करके ही दवा खाएं। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कंडीशन डेवलप हो जाती है माइग्रेन के मरीज में जिसको बोलते हैं मेडिसिन ओवरयूज हेडेक। तो उसमें क्या है कि जब हम बार बार पेन किलर खाते हैं तो उसके वजह से बार बार सिर दर्द होने लग जाता है और एक विशियस साइकिल बन जाता है। तो उस वक्त आपको बहुत सिंपल पेन किलर असर भी नहीं करती है, तो उसके बाद आपकी जो उसकी मेरे ख्याल से पोटेंसी है या उसकी जो कैटेगरी ऑफ पेन किलर बहुत ज़्यादा हो जाती है जी। तो फिर टाइम में एक लाइफ का ऐसा भी आता है डॉक्टर कहते हैं पेन किलर मत खाना तुम। ओके। तो क्या है कि हमें टाइम पर इंटरवेंशन की ज़रूरत है, टाइम पर चेंज करने की ज़रूरत है। नहीं तो आजकल मैं देखती हूँ मेरे पास कितने मरीज़ आते हैं जो कहते हैं कि मैम मैं हर रोज़ पेन किलर खाती हूँ, दिन में 3 पेन किलर खाती हूँ और अब मेरे को लगता है मैं और पेन किलर खाऊंगी तो मेरे कुछ ना कुछ और ऑर्गन में प्रॉब्लम हो जाएगी। कितने किडनी वगैरह में भी प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा पेन। देखिए कोई भी दवा अगर आप बिना सोचे समझे बिना डॉक्टर की देखरेख में सेल्फ मेडिकेशन करेंगे वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। ओके मैम, आखिरी में आपसे पूछना चाहूँगी, आपने बहुत अच्छे से शॉर्ट में जो हमारी ऑडियंस बहुत समझ सके उस तरह से आपने बता दिया है कि लाइफस्टाइल ही सब कुछ सब चीज़ ठीक रखने के लिए। मैम कुछ ना मिथ हैं समाज में माइग्रेन जैसी समस्या को लेकर, वो माइग्रेन और आम सिर दर्द को मर्ज करके मतलब मिथ है कि अरे कुछ नहीं होता है, ये है, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? मिथों को दूर कर दीजिए जो लोग फैला देते हैं, अफवाहें जो उस तरीके की। देखिए माइग्रेन जैसे मैंने बोला कि एक ऐसी बीमारी है जिसको होती है उसको पता है जी। और ये आम सर दर्द से बहुत ज़्यादा अलग है। पहला इसलिए क्योंकि इस समय आपको डिसोरिएंटेशन हो जाती है, आपको समझ नहीं आता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो माइग्रेन का मरीज सिर पकड़ के बैठा है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसको तकलीफ होती है। तो कई बार मैं देखती हूँ स्पेशली इंडियन हाउस होल्ड्स में या फीमेल्स को, उनको लगता है शायद ये बहाना बना रही हैं, लेकिन वो एक्चुअली वो फीमेल बहुत परेशान होती है। तो उसमें इलाज के लिए हमेशा उसको प्रायोरिटाइज करें। और माइग्रेन की वजह से कई बार बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, गट सही नहीं रहता है, बहुत सारी और भी दिक्कतें रहती, थकान रहती है, मरीज़ हमेशा थका थका फील करेगा। तो इन सब चीज़ों को हमें मतलब फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। और ये मिथ है कि अपने आप ठीक हो जाएगा या सिर्फ गोली खा लो, ये ओवर द ईयर्स अपने आप बढ़ता ही जाएगा। तो अगर आपने इसका इलाज नहीं, सही ट्रीटमेंट इसका बहुत ज़रूरी है। हमें खतरनाक हो सकता है, मतलब ऐसा खतरनाक इसलिए हो सकता है क्योंकि आपको नहीं पता कि कितना सीवियर हो जाए और आपको कितनी दवाई लेनी पड़े इसके वजह से। और कई बार इसके ऐसे लोगों में डिप्रेशन जैसे लक्षण आ जाते हैं क्योंकि वो ड्रग इंड्यूस हो जाता है या उनको लगता है हम कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं है, आपकी जब लाइफ अफेक्ट होती है। तो मेरे पास कई मरीज़ ऐसे भी देखे हैं कि हम लोग कहीं सोचते हैं कि घूमने जाएंगे, वहाँ गए माइग्रेन हो गया, 3 दिन हम लोग बस घर पे रहे। तो उससे रिलेशनशिप्स में अफेक्ट आती है। जो लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट लाइफ में, उनका मतलब फोकस नहीं कर पाते हैं, एग्जाम के दौरान रात को कभी जाग लिए एक्स्ट्रा तो अगले दिन एग्जाम ही नहीं दे पाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें इसमें होती हैं लेकिन वो लाइफ लॉन्ग उसमें इम्पैक्ट रहता है। तो माइग्रेन को लेकर जो मिथ्स हैं, मोस्टली जो मरीज भी मेरे को पूछते हैं कि शायद ये अपने आप ठीक हो जाने वाली बीमारी है, इसका एक फैक्ट ये ज़रूर है कि
55 साल होते होते या मेनोपॉज होते होते फीमेल्स में कम होती है, क्योंकि आपके हार्मोनल वो साइकिल्स चेंज होती हैं इस वजह से। लेकिन अब रिसेंटली मैंने देखा है कुछ केसेस में वो भी नहीं देखा जाता है। तो क्या मैम, या इसको एक तरह से ये कह सकते हैं कि स्टमक से जुड़ी हुई बीमारी ये है? क्योंकि देखिए, मैं तो एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ। मैं तो जब पेशेंट को ट्रीट करती हूँ, मैं उसका सारा सिस्टम ठीक करती हूँ। जी। और जुड़ी तो ये हमारे स्टमक से, हमारे रिफ्लेक्सेस से, इन सब चीज़ों से। तो शुरुआत में भी जिसकी डायग्नोसिस, सॉरी, जो डेफिनेशन आई थी माइग्रेन की, यही बोला गया था। जो एक जिसने माइग्रेन को नाम लिखा था, टिसॉ करके एक साइंटिस्ट हुए थे। अच्छा। तो उन्होंने बोला था ये जो हमारे रिफ्लेक्सेस होते हैं गॉल ब्लैडर के, यूट्रस के और लिवर के, इन सब वजह से कहीं ना कहीं माइग्रेन की पैथोजेनेसिस शुरू होती है। समय होते होते कहीं ना कहीं ये न्यूरो में चला गया। लेकिन अभी रिसेंटली इसको न्यूरो और गैस्ट्रो दोनों डोमेन में रखा जाता है। तभी हम देखते हैं कि जब एक मरीज़ का हम लोग इसको पूरा इसका जो अम्ल पित्त का जब हम इसका चिकित्सा करते हैं तो माइग्रेन बिल्कुल जड़ से ठीक होता है। ओके मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। हम बात कर रहे थे माइग्रेन के बारे में और हमारे साथ थी तीसरी पीढ़ी की वैद्य शिखा प्रकाश जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।